20 राज्यों की 91 सीटों पर इस वक्त वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूं इमरान खान आपके साथ और जी सलाम पर आप इस वक्त हमारी स्पेशल कवरेज देख रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान के और बैरून मुल्कों के जो हमारे नए नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हैं जी सलाम इंटरनेशनल के जरिए, उन तमाम लोगों का खैर मकदम है। हम बात करें, लगातार सुबह से हम नजर बनाए हुए हैं वोटिंग में क्या कुछ हो रहा है, बयार किस तरफ बहती दिख रही है, उस पर भी हम हल्की फुल्की बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हम आपको पल पल की खबर भी हम देते चल रहे हैं। कहां ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, कहां कतारें लंबी हैं, किस तरह से वोटिंग का परसेंट बढ़ रहा है, तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। बच्चे बूढ़े, बच्चों की तो हम बात नहीं करेंगे, बच्चों का भी वक्त है, लेकिन बुजुर्ग और खासतौर से नौजवान बड़ी तादाद में वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। खासतौर से 91 सीटों पर पहले चरण की, पहले दौर की, पहले मरहले की वोटिंग जारी। मेरे साथ बहुत खास पैनल है, आइए मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त सैयद यासिर जिलानी साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, बहुत एग्रेसिव अंदाज में अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते हैं। मेरे साथ एसके मुखर्जी साहब हैं, आरएलडी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से अजीत सिंह साहब की किस्मत दांव पर लगी हुई है, उनके कुनबे का कहीं ना कहीं वकार दांव पर लगा हुआ है। और जब ऐसे मौके पर, जबकि पिछली बार मोदी लहर में सब साफ हो गए थे, अपनी जगह बनाना और जाट वोटों पर अपना होल्ड कायम करना, यह एक बड़ी स्ट्रेटेजी है, रणनीति है। देखते हैं कितनी कामयाब होती है, उनसे बात करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीनियर लीडर अनीस दुरानी साहब इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमाए। सर, खैर मकदम है आपका। कांग्रेस कहां है, जानेंगे समझेंगे। और इस बार जमकर लड़ रही है, लेकिन वाकई जमीन मजबूत है कि नहीं, इस पर भी मैं आपसे बात करता चलूंगा। मैंने अपने साथ अंबिकानंद सहाय जी को भी अपने साथ जोड़ा है, सीनियर सहाफी, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। और साथ में राजवीर शर्मा जी भी हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर। सर, एक बार फिर आपका खैर मकदम है इस दौर में, इस चर्चा की। आइए शुरुआत करते हैं यासिर जिलानी साहब। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान होता नजर आ रहा है, ये बातें लगातार हवा में तैर रही थी। उसकी वजह सीधे तौर पर है, हम भी होकर आए हैं, गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। कांग्रेस ने जहां त्रिकोणीय मुकाबले के हालात बनाए, वहां कुछ बीजेपी को राहत है। कैसे हम देखें? और खास तौर से मैं आपसे सवाल इसलिए करूंगा, बिलखुसूस जी सलाम पर, खास तौर से माइनॉरिटी, बिलखुसूस मुसलमानों को अपनी तरफ रागिब करने की आपकी जो रणनीति थी, उस पर कितना काम हो पाया है? ऐसे में जबकि मायावती सीधे तौर पर देवबंद में मुसलमानों को एड्रेस करते हुए अपनी पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए वोट मांगती है। चलिए, आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया कि मायावती साहिबा ने गठबंधन के लिए वोट मांग के जो हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, और खास करके मुसलमानों को बार बार, जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं इस हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से, मैं तो आज़ादी के बाद ही कहूँगा, क्योंकि मुसलमानों को वोट बैंक की तरह से उन्होंने हमेशा अपने पास रखा, समझा, लेकिन मुसलमानों को दिया नहीं। अब आप कह रहे हैं कि मुझे जो आपका अपने जो पता नहीं कहाँ से ज्ञान आपको यह प्राप्त हुआ है कि 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि जिस दिन ये इन्होंने बयान दिया, उसके बाद ही जो एक कांग्रेस के कैंडिडेट लड़ रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि मायावती का ये चाल चरित्र हमेशा से ऐसा रहा है कि कब कहां जाएंगी कुछ नहीं कह सकता। तो ये उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की के जो जनमानस है वो देख रहे हैं, उन्हें मालूम है कि वो कब क्या करेंगी, ये भी उन्हें मालूम है। तो लोग बहुत समझदार हैं, वो समझदारी के साथ वोट करेंगे। आप और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े रहे हैं, आरएसएस का विंग है, मुसलमानों को बीजेपी की तरफ लाने में आप लोगों ने कितना बड़ा किरदार रखा है, ला पाए हैं या नहीं? देखिए, अभी आपको मैंने, क्योंकि ये जो इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम वोट भी बड़ी बड़ी हैसियत रखते हैं। ऐसे में गठबंधन ने पूरी ताकत लगा रखी है, ऊपर से कांग्रेस भी लगी हुई है। देखिए, आपके पैकेज में पहले अभी एक दिखाया गया था, बांदीपुरा कश्मीर से एक कश्मीरी युवक का नाचता हुआ, यानी उसकी खुशी में इतनी ज्यादा खुश था वो इलेक्शन को लेके कि वो नाच रहा था। वो कहां वोट करेगा मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपको सिर्फ उस फोटो से ये हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि कितने हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त खुशगवार माहौल है, खुश हैं लोग मौजूदा सरकार के काम से बेइंतहा खुश हैं। देखिए, हमने जो चुनाव के अंदर जाके, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तबके के लोग हैं, हमने उनको अगर आयुष्मान योजना, जो हमारी सबसे बड़ी योजना अभी भारत की है, उसमें जब हमने जोड़ने की कोशिश करी, तो ये नहीं देखा कि कौन किस जाति से आता है, कौन किस धर्म से आता है। अगर हमने जनधन योजना के अंदर लोगों को लोन देके उनके रोजगार के लिए पैसे मुहैया कराए, तो नहीं देखा कि कौन किस जाति से आता है, कौन किस धर्म से आता है। उज्ज्वला योजना के तहत अगर हमने लोगों को घरों में, सुदूर गांव में, जहां कभी गैस
पहुंच नहीं पाया था, उस तक गैस अगर पहुंचाने की सरकार ने कोशिश करी तो नहीं देखा कि सकीना बीवी के घर गैस जा रहा है या लक्ष्मी देवी के घर जा रहा है। ये इस सरकार का पूरा नजरिया रहा है अब तक 5 साल के कामों में, और वही काम के आधार पे तमाम जो अभी पहले चरण में चुनाव हो रहा है वहां पे हम वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस को, आरएलडी को, सपा को, बसपा को, सबको ये लगता है कि हमने ये तय कर लिया और कहीं पत्थर में बहुत अच्छे से खुदा हुआ है, ये नियम है, सिद्धांत है कि इतने % जाट इधर आ जाएंगे, इतने % ओबीसी आ जाएंगे, इतने % दलित भी आ जाएंगे, इतने % मुसलमान भी आ जाएंगे और हम निकाल लेंगे। देखिए, ये क्या, इस सिद्धांत को क्या आप लोग तोड़ पाएंगे? मेरा सवाल सर ये है। और आप लोगों ने उसके लिए काम क्या किया? ये योजना थी कि आप बता रहे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो ये भी सच्चाई है, वहां पर ये राजनीतिक गणित ये तमाम लोग बिठाते हैं, आप भी वहां बिठाते होंगे, ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। उसी पे आना चाहता हूं, लेकिन उसको कैसे तोड़ेंगे? इमरान साहब, मैं उसी पे आना चाहता हूं। देखिए, इस बार इसलिए टूटेगा ये सारे समीकरण क्योंकि आपने मुजफ्फरनगर का दंगा देखा है, सुना है, वो रूह कांप देने वाली जो वहां की सिचुएशन थी, कौन लोग इन्वॉल्व थे, किस तरीके से लोगों को वहां पे गांव से भगाया गया। आप बताएं, पिछले 2014 के बाद 2014 से 2019 में एक दंगा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं हुआ हो तो आप बताइए, मैं आपके साथ आगे कभी डिबेट नहीं करूंगा अगर आप एक भी चीज अगर आप बता देंगे तो। सुन लीजिए और सुन लीजिए, नहीं, मैं दंगे की बात कर रहा हूं। आप एक छोटी मोटी लड़ाइयां जो आपस में होके आप लोग अपने राजनीतिक फायदे को लिंचिंग का नाम देके वोट को लाने की कोशिश में लगे, वो आपसे होगा नहीं, क्योंकि जनमानस बहुत समझदार है। और देखिए, जो युवा जनमानस है ना, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आपने भी देखा, मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं, चाहे वो मुजफ्फरनगर का खालापार इलाका हो, अंसारी रोड हो, और या बागपत के किसी गांव के बैठे हुए जो लोग पंचायत में और अपने उसमें बैठके में बैठते हुए जो लोकल लेवल पे लोग हैं, उनसे हम लोगों ने बात करी। वो चाहते हैं वहां पे सुकून, वो चाहते हैं सौहार्द, इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा, जो एक मजबूत कड़ी रही है हमेशा से उस इलाके की। सिर्फ आप अपने वोट को संभालने के लिए जो 2014 के पहले का कृत्य था समाजवादी पार्टी की सरकार में, किस तरीके से लोग भयभीत थे, उस भय को खत्म किया है इस सरकार ने, और इस सरकार ने जो वायदा किया था वो पूरा किया है। अब आपको मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जो सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट आपको आएगा जब बूथ मुस्लिम बाहुल इलाके के बूथ खुलेंगे, मैं भी बैठूंगा आपके साथ और मैं बताऊंगा कि कितने मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। अरे सर, ये फार्मूला भी वहीं से निकला है, कैराना की तर्ज पर लड़ रहे हैं ये लोग। इन्होंने दिखाया कि कैसे गोरखपुर में योगी जी के गढ़ को निशाना बनाया जा सकता है, कैसे कैराना जीता जा सकता है। तब इनको समझ में आया कि हम अगर एक हो जाए तो बीजेपी किसी कीमत पर नहीं जीत सकती। दिमाग में कहीं से अटक गया है। ये 2019 पर लड़ रहे हैं, जनरल इलेक्शन है, और जनरल इलेक्शन में भारत उस मुखिया को भारत चुनने जा रहा है जो भारत का रिप्रेजेंटेशन दुनिया में शानदार तरीके से कर सके, जो भारत को झुकने नहीं दे, जो भारत के अगर सेना के शौर्य और अदम्य साहस पे आंच आती है या उसके ऊपर कोई आंख उठाने की कोशिश करता है तो उसके घर में जिस तरीके से घुस के हमारी तरह की सरकार चाहती है। एसके मुखर्जी साहब, और गन्ना बेल्ट है, चौधरी अजीत सिंह साहब वहां से लड़ रहे हैं। गन्ना बेल्ट पे भी कहिए, चौधरी अजीत सिंह गन्ना के ऊपर, चौधरी अजीत सिंह कुनबे का वकार इस वक्त दांव पर लगा हुआ है। जो पिछले बार सुपड़ा साफ हुआ था, इस बार वापस उसे पाने की, जाटों में होल्ड बनाने की ये पूरी लड़ाई है। हम देख कर आए हैं डॉक्टर संजीव बालियान और चौधरी अजीत सिंह के बीच में जो मुकाबला है, सीधे तौर पर यह है कि जाटों में कौन अपना होल्ड बनाता है और इसका असर पूरे इलाके पर होगा। कैसे हम देखें इस बार, कैसे आप लोग किस स्ट्रेटेजी के साथ, आप गठबंधन में हैं, आपको लगता है कि इधर उधर सब वोट ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन गन्ना किसानों के मुद्दे हैं, वहां के स्थानीय मुद्दे हैं, और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद अजीत सिंह ने वहां झांका तक नहीं था, इस बात की नाराजगी भी है। तो जरा मैं इस सवाल के साथ आपके बीच आ रहा हूं। मैं एक बात बता दूं, अभी मेरे मित्र ने एक बात कही कि मुजफ्फरनगर में ये हुआ, और वहां पर मैं इस बात पे कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी चीज है, और वो आपको ख्याल रखना है कि मुजफ्फरनगर तक महदूद नहीं है, वो कहीं सियाना बुलंदशहर के अंदर भी रही है, और वो आप ही की देन थी जहां पर कि अधिकारी लोग भी सुरक्षित नहीं थे, अधिकारियों को गोली मारी गई थी, वो आप ही के लोगों ने मारी थी, किसी और ने नहीं मारी थी। जिनके साथ आप लोग हालांकि चुनाव में लड़ रहे हैं, वो सफाई में क्या कर रहे थे 2013 में,
देखिए साहब, हलाक ये कर देते हैं। 19 चलिए, आप मेरे सवाल के जवाब दीजिए। यासिर जिलानी साहब, समाजवादी सुन लीजिए ना, यासिर जिलानी साहब। उस वक्त आपने नहीं सुन बोला, लीजिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया कि ये लॉ एंड ऑर्डर की कार्रवाई की। मैंने आपको पूरा मौका दिया। फिर मैं आऊंगा आपके पास। सियाने के अंदर जो हुआ इसको आप बता सकते हैं कानूनन कहाँ पर स्थिति रही? मथुरा में रामवृक्ष यादव को बचाने के लिए सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं बहुत अदब से कह रहा हूँ। जी, मैं भी आपसे अदब से कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सियाने के अंदर जो स्थिति थी वो खाली लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उसके पीछे जो जातिगत व्यवस्था का जो प्रश्न होता है, जो किया जा रहा था, जो डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही थी, उसके पीछे जो गणित खेला जा रहा था, जब उसको रोका गया, ये क्यों खेल रहे थे आप? उसको आप सिर्फ इसीलिए खेल रहे थे कि आने वाले इलेक्शन में इसका लाभ मिलेगा, और कोई रीजन नहीं था। जहां तक गन्ने का सवाल है, तो मैं वही तो पूछ रहा हूं कि चौधरी अजीत सिंह और आपकी पार्टी ने क्या वो जो दूरियां आ गई थी उसको पाट पाने में कामयाबी हासिल कर ली है क्या? बिल्कुल नहीं। जिस बिना पर आप लोग लड़ रहे हैं वहां पर। मैं एक बात कहूं, मैं इस सोच से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि वो खाली जाटों की लड़ाई है। मैं किसानों की पार्टी, हम लोग की पार्टी किसानों की पार्टी है। ये बात सही है कि हम लोग जाट हैं और सामने आपने जाट खड़ा किया। वजीर आजम मेरठ से कहते हैं, नहीं आप किसानों की बात करें, वो कह रहे हैं ना कि गन्ने को लेकर के हमको चिंता है, हम आपका पूरा देख लेंगे और ये सरकार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा, मैंने वहां किसानों से भी बात करी थी, वो कह रहे हैं कि जी पहले से बेहतर ही स्थिति हुई है। सर, पहले से कुछ बेहतर है। पहले तो चीनी मिलें बंद हो रही थी, अब जो है हमारा 1 साल का पेमेंट बकाया है, बाकी ये हमको दे रहे हैं। ये बात किसान कह रहे हैं। सर कैसे आप उनको अपने तरफ लेकर आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी इंफॉर्मेशन इनपुट्स कहीं और हो, मेरे इनपुट डायरेक्ट है। हम लोग उस काश्तकार कम्युनिटी से ही है। 10,500 करोड़ रुपया करीब आपको पेमेंट करना था, जो आपने नहीं किया, जो अभी आप अब ना आप ही करने की मंशा नजर आ रही है। तो ये बात आप किसानों के बीच में ले जाने में कामयाब हुए या नहीं? मेरा सवाल ये उसी के लिए लड़ रहे हैं, उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। हमारा गन्ना किसान, हमारा काश्तकार, हमारे काश्तकार को यदि पैसा नहीं मिले, उसको डिसिप्लिन के नाम पर, उसके लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर गोली चलाई जाए, तो वो अपनी बात कहाँ रखेगा? हम उसी बात को लेकर के आ रहे हैं। उसको खाली हमारे सेंटर की गवर्नमेंट जो है उसको जातिगत व्यवस्था पर या उसको कास्टिज्म पर लाके खड़ा करना चाहते हैं, गलत है। काश्तकार की कोई जाति नहीं है वहां पर, चाहे मुसलमान बैठा है तो भी काश्तकार है, चाहे वो ब्राह्मण है या वो जाट है, कोई भी है, ठाकुर भी है। जहां तक रहा हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से कांग्रेस का जो रोल है, कांग्रेस का रोल खाली एक नूरा कुश्ती है। मैं फिर उस शब्द को कह रहा हूं, कांग्रेस का रोल जो है भाजपा के साथ एक नूरा कुश्ती का रोल है। वो जब भी डैमेज करने की कोशिश करते हैं तो उसको कर रहे हैं जो कि भाजपा को हरा रहा हो, उसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। खाली आप छोड़ दीजिए, गौतम बुद्ध नगर की स्थिति छोड़ दीजिए कि बाई चांस आपके द्वारा एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो गया है कि वो जितना स्ट्रांगली लड़ेगा उतना उसका फायदा सीधा गठबंधन को होगा। मैं बात के लिए माफी चाहते हुए कह रहा हूं उस बात। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। अनिल दुरानी साहब, कांग्रेस का रोल सिर्फ नूरा कुश्ती करने का है, सीधा इल्जाम है, और जहां जहां आप इन लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं उसकी टीस इन लोगों के मन में है। आप लोग या तो उनके साथ हो जाते या फिर कम से कम बाद में तो मिलना ही है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन सिचुएशन बनती तो फिर कैसा होगा, कैसे होगा? 1 मिनट में बताता हूँ। और आवाम भी ये सोच रही है ना, वोटर के दिमाग में भी ये चल रहा है। हमारे भाई साहब भी बीजेपी से आए हैं, बार बार उसको नाचने वाले को बता रहे हैं कि वो नाच रहा है, कितना खुश है। अरे वो तो इसलिए नाच रहा है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत जो है, इलेक्शन आ गए हैं तो ये बहुत बड़ी मुसीबत का खात्मा हो जाएगा हमारे ऊपर से। इस कदर दुखी है कश्मीरी जिसकी कोई था नहीं है, उसको ये बता रहे हैं कि वो नाच नाच के खुशी का इजहार कर रहे हैं। खुशी तो इस बात की हो रही है कि इलेक्शन आ गया, इस जालिम हुकूमत से निजात मिल जाएगी। दूसरी बात, जहां तक यूपी की बात है, और इसके अलावा एक बात मैं और बताना चलूँ कि मुजफ्फरनगर के जो मुजरिम हैं वो उनको फ्रंट रो में बिठाते हैं राजनाथ सिंह जी जब जलसा होता है। तो ये कैसे मुसलमानों के ताल्लुक से ये बात दावा कर रहे हैं? किस बात का दावा कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? आप उल्टा भी लटक जाएंगे तो मुसलमान आपको वोट करने वाला कभी नहीं। कांग्रेस साहब आप उल्टा भी लटक जाएंगे तो दुरानी साहब एक बात करें, देखिए कितने कॉन्फिडेंट। सुन लीजिए यासिर जिलानी साहब, आप ये बताइए ना यासिर जिलानी साहब, मेरा चैनल एक बहुत बड़े वर्ग को एड्रेस कर रहा है, इस वक्त जा रहा है, बहुत बड़ी तादाद में इसको देख रहे हैं लोग, हिंदुस्तान की उम्मीद है, अवाम की उम्मीद है। यासिर जान साहब, दुरानी साहब ने बहुत सख्त लहजे में कहा कि आप लोग उल्टा भी लटक जाए तो एक वर्ग को अपनी तरफ नहीं ला सकते। मेरा ये सवाल है आपसे कि आप क्या इस चैलेंज को आपने स्वीकार किया, इस पर काम किया है कि नहीं जो वोट में तब्दील हो जाए? ये बताइए, क्या कर रहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, क्या कर रही है बीजेपी? ये बताइए आप। 2 आदमी थे, एक आदमी को वैसे काट दिया बेचारे को, शाहनवाज हुसैन को, एक अकेला राजा वहां पे अंधों में काना राजा बना। जवाब दीजिए यासिर जिलानी। देखिए, पिछली बार भी हमने 12% वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए सिक्योर कराया था। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात थी। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं क्योंकि आपकी रिसर्च टीम बहुत मजबूत है। और मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं
जालिम हुकूमत कहते हैं, गालियां देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। मैं इनसे बहुत ज्यादा नहीं पीछे जाऊंगा। 1971 के बाद से कुछ क्वेश्चन है मेरे, ये वही बता दें। मैं इमरजेंसी के बारे में भी नहीं पूछूंगा, इमरजेंसी एक बहुत बड़ा काला अध्याय रहा है इमरजेंसी के बाद, क्योंकि ये दिल्ली के रहने वाले, मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूं। इसी तुर्कमान गेट से लेके जामा मस्जिद के इलाके में जितने नौजवान मुसलमान थे उनकी नसबंदी कर दी गई थी, वो मुसलमान भूले नहीं, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान तक उनको जानकारी दी गई है कि क्या किया था मुसलमानों के साथ। उसके बाद आप आ जाइए 84 के बाद जब इनको बहुमत मिली थी, इतनी बड़ी बहुमत की ये कुछ भी कर सकते थे 84 में, उस वक्त भी आप मुसलमानों का रेशियो बता दीजिए कि मुसलमान कितने सरकारी नौकरी पाए, मुसलमानों का बिजनेस में कहां वजूद है, मुसलमान कोई खड़ा हुआ अगर दिखाई दे इन्हीं के पार्टी में, 2 मुसलमान के नाम पे 2 नेता कांग्रेस ने दिया, एक सलमान एक अहमद पटेल, दोनों ने मुसलमानों को सिर्फ ठगा है। और तो ठगने के अलावा सवाल उठाते हैं टिकट इन्होंने 50 टिकट दिए लेकिन नेता किसी को नहीं बनाया, ये खुद बैठे हुए हैं। ये कम से कम 25 साल से कहीं से इनको टिकट मिल गया तो बताइए, कहीं से इनको टिकट मिल गया तो बताइए। देखिए पर्सनल में जाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको सिर्फ पॉइंट पूछ रहा हूं। आप बताइए कि क्या यूपीएससी का रेशियो 1951 में था और आज मुसलमानों का क्या रेशियो है, जरा वो बता दीजिए। जितना हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, इन 5 सालों में जिस तरह से बड़ी अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाइट आप देख लीजिए, उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया है। इमरान भाई, और वो रेशियो बढ़ा, इसमें भी तो सच्चाई है। कांग्रेस के दौर में आजादी के बाद रेशियो बढ़ाइए ना, आप देखिए मंत्रालय बनने के बाद सबसे ज्यादा बजट हमारी सरकार तैयार हो रही है, मोदी सरकार ने दिया। मोदी सरकार की अचीवमेंट मुसलमानों के लिए मैं एक और बता दूं कि अब तक का सबसे बड़ा हज का कोटा पूरे हिंदुस्तान में अगर आजादी के बाद किसी सरकार ने दिया, 2 लाख का कोटा इस वक्त है। 2 लाख लोग हर साल 1,70,000 का कोटा पिछली गवर्नमेंट पिछले टाइम में था। उसके बाद सऊदी ने कोटा कम कर दिया था क्योंकि वह मरम्मत चल रही थी। मरम्मत करने के बाद उसने बहाल करके दोबारा 170 करा, उसके बाद से फिर वो बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके लाइन अब चेंज हो गया है। अब देखिए आप ये भी कहेंगे कि ये मुद्दों पे इसलिए आइए, मैं मुद्दों पे आ रहा हूं। मुझे जो इस वक्त देख रहे हैं, देखिए मुझे जो इस वक्त जो देख रहे हैं, मुझे उनकी बात भी करनी पड़ेगी। यासिर जिलानी साहब, ये सारी सऊदी अरब की मेहरबानी है, आपकी सरकार ने क्या किया? अरे अब ये आप कह रहे हैं कांग्रेस की जबान आप बोलेंगे तो मैं पूछ रहा हूं ना, मैं सवाल कर रहा हूं। इस सरकार के मजबूत इरादे की पहल है जो सऊदी का जब क्राउन प्रिंस यहां आता है उसके बाद अनाउंस करता है कि 2 लाख हम बढ़ा रहे हैं। और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपनी बहनों को, मुसलमान बहनों से सिर्फ यह मैसेज देना चाहूंगा, अभी भी वक्त है। और सबसे ज्यादा जो ट्रिपल तलाक की क्रूति अगर कहीं सबसे ज्यादा केसेस आए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव से आए हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि इस मजबूत सरकार ने ट्रिपल तलाक के लिए जो मजबूत कानून बनाने का वायदा किया था वो पूरा कर रही है। उसको मद्देनजर रखते हुए आपको चुनाव में वोट करना है। और आपको अगर लगता है कि यह सरकार आपके लिए कुछ कर रही थी तो आप आगे इस सरकार को लाइए। और मुझे उम्मीद है, मैं देखिए दोनों बात कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि हमारी बहनें जब घर से निकल रही हैं तो वो मोदी जी के विकास के लिए चलिए वो नतीजे बताएंगे, जिस तरीके से परसेंटेज बढ़ रही है नतीजे बताएंगे। ठीक है, अंदाजा लगा सकते हैं कि वोट किधर जा रहा है। आपने तीनों सियासी जमातों को सुन लिया। मैं जरा आपके कमेंट के लिए आना चाहता हूं। उन इलाकों की बात हम हिंदी बेल्ट की ज्यादा बात करेंगे, दक्षिण तक चुनाव हो रहा है, जनूब तक चुनाव हो रहा है इस वक्त, लेकिन उस तरफ भी हम जाएंगे, अभी बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन अभी हम अगर उत्तर भारत की बात करें, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और बिहार की 4 सीटों में भी आज मतदान है। ऐसे कुल 12 सीटें अगर हम देखते हैं हिंदी बेल्ट की, बड़ी यूपी बिहार की, छत्तीसगढ़ में भी है हालांकि। लेकिन कैसे आप देख रहे हैं इस वक्त वहां के मसले और बयार आपको किस तरफ बहती नजर आती है? कौन मतलब कन्विंस करने में, मैं इस रूप में आपसे पूछ रहा हूं, कौन बेहतर तरीके से वोटर को कन्विंस करने में कामयाब रहा है, अपनी बात कहने में, अपनी बात उस तक पहुंचाने में? इमरान भाई, आपने बयार की बात की, मुझे तो कहीं कोई बयार नजर नहीं आया, ना इस तरफ का बयार ना उस तरफ का बयार। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, वोटर को सोच रहा है ना, वोटर कुछ ऐसा दिखाई नहीं रहा है कि वो किसी बयार का हिस्सा है, साइलेंट है, वो ठीक है। दूसरी बात मैं देख रहा हूं कि जो फिगर्स अभी तक आप दिखला रहे हैं, अगर वो सही है तो हिंदी हार्टलैंड में वोटिंग कम हो रही है। ये भी अपनी कहानी कहता है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मैं बताता हूं। आप 2014 के फिगर देख लीजिए,
67 से 71% तक इन्हीं इलाकों में वोट हुई थी। अगर इससे कम वोट होता है तो मतलब है कि जोश खरोश कम है, और जोश खरोश कम है तो उसका लाभ किसको मिलेगा, नुकसान किसको मिलेगा, ये देखने की चीज होगी। देखिए, हम सब पत्रकार बिरादरी से आते हैं। पुरानी कहावत है कि चावल पका या नहीं, एक दाना उठा के देखा जाता है। आज संजीव बालियान जी का मैंने बयान देखा, लाइव देखा कि वो क्या कह रहे हैं। आज वो कंप्लेनेंट की भूमिका में नजर आ रहे थे। ये मैं समझता हूँ भाजपा के लिए अच्छी संकेत नहीं है। अगर संजीव बालियान जी का बॉडी लैंग्वेज और उनके स्टेटमेंट आज के आप देख लेंगे तो आपको इसके तो मतलब अजीत सिंह ने अपना काम कर दिया वहां पे, मतलब वो अपने फेवर में इलेक्शन को ले जाने में कामयाब नजर आ रहे हैं। देखिए, अजीत सिंह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अजीत सिंह एक कैंडिडेट है, लड़ाई लड़ रहा है महागठबंधन, और मुकाबला डायरेक्ट है। मैं कांग्रेस को फैक्टर मानता ही नहीं, खैर कांग्रेस वहां है भी नहीं। तो डायरेक्ट मुकाबला है और ये बहुत रोचक मुकाबला है। सिर्फ संजीव बालियान के स्टेटमेंट से जो खुशबू आ रही है वो कहानी बता रही है कि बालियान साहब इस बार तो हार के कगार पे हैं। कि ऑलरेडी वो 2014 के उनके चुनाव के दिन का बयान देख लीजिए, बिल्कुल दूसरे तरह की थी। प्रोफेसर तो जी, पत्रकार की तरह एक संकेत पकड़ रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, ये संभव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। प्रोफेसर राजवीर शर्मा साहब, कितना इत्तेफाक रखेंगे सर की बातों से? और जरा हम अपने दर्शकों को सर एक माफी के साथ बता दें कि एक विंडो हम और चला रहे हैं जिसमें कि जो वोट डाल करके इस वक्त लड़के नौजवान आ रहे हैं वो अपनी तस्वीरें हमें भेज सकते हैं, और लगातार वो तस्वीर चल रही है, तो ये एक अच्छा संकेत है। हालांकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में निकल कम रहे हैं लोग, लेकिन क्या ये तादाद बढ़ेगी, इसको भी जोड़ दीजिए प्रोफेसर राजवीर शर्मा। क्या लगता है अभी कोई बहुत ज्यादा वक्त, हालांकि कम ही बाकी है, लेकिन फिर भी जी, लेकिन क्या इसके बाद लोग निकल पाएंगे अभी? और कमी की क्या वजह है, जैसा कि अगर अभी लग रहा है फौरी तौर पर, हालांकि अभी आंकड़े आएंगे, प्रतिशत आएगा, लेकिन फिर भी? तीन बातें आपके इस प्रश्न के, ये जो प्रश्न आपने किए हैं, तीन बातें रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये बात सच है कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली जो इलेक्शंस का ट्रेंड रहा है वो जाति और धर्म और क्षेत्र से प्रभावित रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 5 सालों का राजनीति का इतिहास देखें तो ये सारी चीज बिल्कुल झूठी हो जाती हैं। 2014 में न किसी जाति ने काम किया, न किसी धर्म ने काम किया, न किसी क्षेत्र ने काम किया। केवल और केवल विकास की राजनीति। उसकी एक और वजह सुन लीजिए सर, सुन लीजिए ना, सब जानते हैं उस वक्त वोट बटा था, आज वोट बटने न पाए इसके इंतजाम गठबंधन ने कर रखे हैं, उसको भी, उस फैक्टर को भी देखिए। राइट, अगर आप उसको भी ले लें तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर भी सही नहीं है कि वोट तो आज भी बट रहा है। आज किसी यूपीए नाम की कोई चीज है ही नहीं, आज कहीं गठबंधन नाम की चीज आपको नजर ही नहीं आ रही है। और इसलिए अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल में गठबंधन आपको कहाँ वोट इकट्ठा हुआ कहाँ नजर आ रहा है आपको? आपको बिहार में सिर्फ छोड़ दीजिए अगर, तो बहुत सारे केरल में कहां पर वोट आपको इकट्ठा होता नजर आ रहा है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस भी है और जिनको सो कॉल्ड ऑफ गठबंधन कहते हैं वो गठबंधन भी है। इसलिए सर 3 विधानसभा चुनाव में 3 हिंदी बेल्ट की बड़ी रियासतों में कांग्रेस का आना भी एक मिसाल हमारे पीछे है। लेकिन हम चीजों को एकदम नहीं नकार सकते। नहीं, पर इसमें आप और एक चीज जोड़ दीजिए, और वो जोड़ ये दीजिए, क्योंकि मैं तो एक विश्लेषण के नाते ये कह सकता हूं कि जिन 3 राज्यों की आप बात कर रहे हैं उन 3 राज्यों में राजस्थान को लो। राजस्थान का नारा अगर आपने देखा हो तो उस समय वहां की जो गवर्नमेंट थी स्टेट की, उसके खिलाफ गुस्सा था, लेकिन नारा क्या था कि मोदी जी से बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। इसका मतलब क्या था कि वोटर ये कह रहा था कि नेशनल इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन 2 अलग चीजें हैं, और इसलिए नेशनल इलेक्शन में उनकी चॉइस मोदी जी रहेंगे। राइट, तो इसलिए आप ये अगर कंक्लूजन निकाल लें कि राजस्थान में हार का मतलब है कि बीजेपी यहां भी हारेगी, मैं इससे एग्री नहीं करता। ऐसे ही अगर आप मध्य प्रदेश को ले लें, 0.5% का डिफरेंस रहा। अगर आप चलो 14 को भी भूल जाएं तो अभी उसके बाद 17 में चुनाव हुए यूपी में असेंबली के, वहां पर ना जाति ने काम किया ना धर्म ने काम किया, 2/3 बहुमत से ज्यादा
बीजेपी को वो और एनडीए को वहां पर मिली ना सीट। तो अगर ऐसा ही होता कि केवल जाट, मुसलमान और क्षेत्र यही वोट का आधार है, तो बीजेपी को वहां पर 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलनी चाहिए थी, मिली। इसका मतलब ये है कि वोटर केवल और केवल ये नहीं देखता है। अब आप देखिए कि जब वोटर वेस्टर्न यूपी का वोटर जब वोट करेगा, तो क्या वो जब गाजियाबाद और मेरठ और नोएडा से जो हाईवे जा रहा है उस पर वो गौर नहीं करेगा क्या? जिसमें वो 2 घंटे लगते थे, आज उसको 40 मिनट लगते हैं, उस पर गौर नहीं करेगा क्या? माने ये सारी चीजें होती हैं। जिस महिला को जिन घरों में कोई बिजली पहले मिलती नहीं थी, आज आपको उन वहां घरों में बिजली मिल रही है, तो उस पर उनका असर नहीं पड़ेगा क्या? नहीं तो फिर जब इतना सोचेगा वोटर, तो फिर वो 72,000 के बारे में क्यों नहीं सोचेगा? नहीं, 72,000 के बारे में भी सोचेगा कि क्या ये जो 72,000 है, क्या वास्तव में इसका प्रभाव ओवरऑल इकोनॉमी पे और उसके ऊपर क्या पड़ेगा? क्योंकि इसमें देखने की बात यह है कि उस 72,000 का कहीं पर भी ये खुलासा नहीं किया गया कि वो 72,000 वास्तव में आएगा कहां से। जब तक आप उसका प्रोविजन नहीं करोगे, तो उस 72,000 पे विश्वास कौन करेगा? अपोजिशन आज मेरी नजर में क्रेडिबिलिटी ऑफ क्राइसिस से गुजर रहा है। उनकी क्राइसिस है क्रेडिबिलिटी की। वो बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन पब्लिक उनकी बात पर भरोसा नहीं करती। अनिल दुरानी साहब, भरोसा नहीं है। कांग्रेस के सदर चिल्ला कर कहें कि चौकीदार चोर है, वो पूरा नारा अपने फेवर में पलट लेते हैं कि चौकीदार चौकन्ना है। अनिल दुरानी साहब, ऐसा है, जिस वक्त हमने मनरेगा शुरू करा था, उस वक्त भी ये चर्चा थी पैसा कहां से आएगा। बहुत उधम मचा था, और सबसे ज्यादा उधम मचाने वाली बीजेपी थी, जो आज उसकी समर्थक है। उसके बाद जब हमने किसानों के कर्जे माफ किए, तब भी होता था पैसा कहां से आएगा, दिवालिया हो जाएगा। करें 70,000 पिछली बार करे, पिछले इलेक्शन उसमें करे थे हमने, जब किसानों के कर्जे माफ करे थे, तो उस वक्त भी ये चर्चा थी कि साहब कहां से पैसा आएगा। तो अब ये जो स्कीम ये शुरू करी, ऐसा नहीं है कि हवा में हमने शुरू करी है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी दुरानी साहब, ये बीजेपी की आईटी सेल वालों ने आपकी इस योजना का बड़ा मखौल बना दिया। कहीं ना कहीं वो परसेप्शन लोगों में बिठा दिया कि ये एकदम से जो है मजाक है। ये बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब होगी कि मजाक है, ये मुमकिन नहीं हो सकता, ये हवाबाजी है। इस मुल्क का मीडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, वो खुद अपने आप में बड़ा हैरानकुन है, और सारी दुनिया इस बात पर हंस रही है। देखिए, हिंदुस्तान का मीडिया आपके खुद, अरे सर, आपके कौमी सदर कभी कुछ वो जो बोलते हैं ना, वो भी कई बार चीजों को नहीं समझ पाते। उनकी भी जो है जबान फिसलती है, ये भी एक सच्चाई को मान लीजिए ना। और फिर जब उस पर बीजेपी की आईटी सेल काम करती है, सोशल मीडिया सेल काम करती है, और वो इतना पुख्ता काम करती है कि वो आपके जो वजनदार मुद्दे होते हैं वो कमजोर कर जाती है। ये भी एक सच्चाई। चलिए इस पर हम और बात करते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है। अभी लौट रहे हैं एक छोटे से वक्फे की बात। ये बदलाव के लिए है चुनाव। आप देखिएगा बंगाल से जो रिजल्ट आएगा, पूरे भारत को चौंका के रख देगा। क्योंकि तो यूपी का लॉस बंगाल में कवर होगा। नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं? बार बार ये बात आप कह रहे हैं, यूपी का लॉस। यूपी हम 100% चुनाव यूपी में जीत रहे हैं। हाँ ठीक है, देखिए 2014 को आप बार बार कहते हैं कि जो 2014 की लहर थी अब नहीं है। 2014 से बढ़ के लहर है। 2014 में तो काम करते हुए इस सरकार को देखा नहीं गया था। पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश के लोगों ने काम करते हुए देखा। पिछले 2 साल से वहां भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं। और आप बयार की बात कर रहे हैं, आप विकास के बयार की बात करिए। आपने कहा गन्ना किसानों पर आप बात कर रहे थे कि गन्ना किसानों के का बकाया कहां भुगतान है। आप जाके किसानों से पूछिए कि कितना पैसा उनको अभी तक मिला है। पिछले 10 दिन पहले भी उनके भुगतान हुए, क्योंकि अभी पूरा का पूरा प्रोसेस चुनाव के दौरान ये जो 15-20 दिन का एक टाइम होता है, उसमें एक गैप हो गया था, उनके पैसे नहीं आए। नहीं तो आप किसानों से पूछिए, आप राय लीजिए। ये बार बार कह रहे हैं कि वहां किसान के ऊपर सब कुछ केंद्रित है। आप बताइए कि जो बाप बेटे 2 चुनाव लड़ रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह साहब और जयंत चौधरी, उनके फादर भी बहुत बड़े किसानों के मसीहा रहे हैं। मैं उनके ऊपर कोई किसी तरह की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप बताइए कि चौधरी फैमिली को और कोई नेता कभी दिखाई नहीं दिया। उनके पूरे इलाके में बागपत और मुजफ्फरनगर में जब भी चुनाव लड़ने की बात आती है, फैमिली के दोनों बाप बेटे ही चुनाव लड़ते। और पिछली बार आपने देखा कि चौधरी साहब किस तरीके से चुनाव हारे थे। मुझे याद है कि 2014 का जो पहला रिजल्ट आया था वो बागपत का आया था, और बागपत में चुनाव वो हार गए थे। इस बार भी मुझे लगता है कि यही होगा। लेकिन आपको समझने की जरूरत यह है, आपको समझने की जरूरत है। और कुनबा परवरी की फिर जब आप इल्जाम लगाते हैं दूसरों पर या कांग्रेस को जब देखते हैं, तो फिर आप लोगों के यहाँ तो ये और बढ़ चढ़कर है। हमने कभी कुनबा परवरी का हम इल्जाम नहीं लगा रहे। तो आप लगा भी नहीं सकते। नहीं, आप तो लगा भी नहीं सकते। आप मेरे मुंह में शब्द रखें प्लीज। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अभी 2 बातें आपने कही
कि हमारे यहाँ पर पिछली बार इलेक्शन हारे। मैं आपको याद दिला दूं, आपके अंदर सन 77 के अंदर इंदिरा जी खुद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हार गई थी। क्या वजूद खत्म हो गया था? नहीं, कभी भी कोई वजूद इलेक्शन से इन्वॉल्व नहीं होता है। इलेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और तात्कालिक उसी वक्त के मौजूद जो हालात होते हैं उसके अंदर होता है। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कल से शामिल हुआ है, मैं उसको बता देना चाहता हूँ। उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये आज के इलेक्शन के अंदर आप ये नहीं समझे खाली गन्ने के तक सीमित है या खाद के अंदर 5 किलो कम कर दिया वही सीमित है। हमारे यहाँ पर वोट देने वालों में वो भी लोग शामिल हैं जो ये देख रहे हैं। कल राफेल के मुकदमे में, राफेल के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एनालिसिस को जो रिव्यू है, आपके इन सवालों का जवाब लेने के लिए मैं लौट रहा हूं। जरा मैं श्रीनगर का रुख करूंगा। हमारे रिपोर्टर सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी सैयद तजम्मुल, क्या खबर है, क्या अपडेट है? देखिए, आज सुबह से जिस तरह से नॉर्थ इंडिया की इस लास्ट लोकसभा सीट नॉर्थ कश्मीर के लिए वोटिंग अमल शुरू हुआ और करीबन कमोबेश जिन इलाकों में आज वोटिंग अमल तेजी से बढ़ता गया उसमें उड़ी का इलाका है, ये भी सरहद के नज़दीक है। गुरेज का इलाका है, वहाँ भी वोटिंग अच्छी खासी हुई है। करना का ऊपरी इलाका है, ये भी लाइन ऑफ कंट्रोल से ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद जो निचले इलाके हैं, मैं आपको 2 इलाकों के नाम गिनूंगा जहां पर वोट बिल्कुल नहीं पड़ा। ये ब्राट सोपोर का इलाका है जहां 3 बजे तक कोई भी वोट पॉल नहीं हुआ। इसके अलावा बाबागुंड हंदवाड़ा का इलाका है और यहां पर भी कोई वोट पॉल नहीं हुआ। लेकिन सुंबल, सोनावारी, बांडीपोरा और उसके बाद रफियाबाद में जो वोटिंग परसेंटेज है वो तकरीबन डाउन रहा। लेकिन बारामूला में ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज निकल आया वो 50 के आसपास है। 3 बजे के आसपास अभी टाइम है, वोटिंग परसेंटेज में कमोबेश 1-8% का इजाफा हो सकता है। वहीं सोपोर में तकरीबन 3 बजे तक जो वोटिंग अमल था वो 1800 के आसपास ही रहा, यानी उससे आगे जो गिनती थी वो नहीं बढ़ पाई। लेकिन उसके बाद चंद इलाके ऐसे हैं जिनमें वोटिंग अच्छी खासी हुई, यानी कुपवाड़ा में वोटिंग परसेंट 3 बजे से पहले 50% क्रॉस किया था। इसके अलावा हंदवाड़ा में 30% क्रॉस किया था और उसके बाद 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है हंदवाड़ा में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। यही समा और यही माहौल जो था वो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला। कुल मिलाकर नॉर्थ कश्मीर की इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में कुछ इलाकों को छोड़कर जो पोलिंग थी वो पुरअमन रही और किसी भी इलाके में कोई बड़ा खुशगवार नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। अर्बन लोकल बॉडीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जहां दामन छुड़ाया था इलेक्टोरल अटेंडेंस से, उसके बाद एक माहौल वापस आया और न सिर्फ चुनावी रैलियां हुई बल्कि आज भी बढ़ चढ़ कर हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग जो थे सुबह सुबह कतारों में अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। यानी कमोबेश इस इलाके में आपको बताऊं कि 3 अहम चेहरे हैं जिनका मुकाबला तिकोनी मुकाबले की सूरत में है। राजा एजाज अली पीपल्स कॉन्फ्रेंस से हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से साबिक रियासती असेंबली के स्पीकर मोहम्मद अकबर लोन, जबकि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के साबिक सदर और पीडीपी के लीडर अब्दुल कयूम वानी के बीच में मुकाबला जबरदस्त है। लेकिन आंकड़े साफ बता रहे हैं कि जिस माहौल में इलेक्शन हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट आज सुबह से थी। हर नुक्कड़ हर चौराहे पे हमने देखा कि वोटरान को पोलिंग सेंटर तक पहुंचाने के लिए आम लोगों के साथ साथ पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बराबर असिस्टेंस रही और यही वजह रही कि ऊपरी इलाके जिनमें करना और गुरेज के इलाके हैं वोटिंग परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं रहा। शुक्रिया इस जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिए। कश्मीर में वोटिंग चल रही है, ये एक अच्छी बात है कि वोटिंग के तय लोगों का, जमहूरियत के तय लोगों का जज्बा बना हुआ है, लोग निकल रहे हैं, अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ सीधे बागपत आपको लिए चलते हैं, बागपत जहां से जयंत चौधरी मैदान में, आरएलडी के लीडर भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरे रिपोर्टर राकेश इस वक्त जुड़ गए हैं बागपत से सीधे। राकेश, वोटिंग की अगर हम बात करें, क्या जज्बा, क्या जोश नजर आ रहा है? पहले के मुकाबले कुछ कमी है या जबरदस्त तरीके से लोग आए हैं, कतारों में है अभी भी? कितना परसेंटेज बता पाएंगे अगर कुछ निकल रहा हो, दिख रहा हो तो? चलिए, कुछ तकनीकी हम लौट रहे हैं, थोड़ी देर बाद आ रहे हैं। चलिए, सैयद यासिर जिलानी साहब, आपके सामने एक बड़ा सवाल इन्होंने रखा, राष्ट्रवाद का मुद्दा जो आप लोगों ने बनाया उस पर जो कहीं ना कहीं राफेल को लेकर के कांग्रेस सदर बार बार सवाल उठाते रहे। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसको लेकर के कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा इसको बनाने की कोशिश की। कल ही वहां के कौमी सदर का बयान आ गया, उन्होंने बहुत सारे सवाल किए, आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका जवाब दिया गया। कैसे देखें चीजें, एक एक चीज इफेक्ट कर रही है, लोग विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। देखिए, राफेल पे जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले तमाम पूरे 6 महीने से आप देख लें जिस तरह की ड्रामे कर रही है,
भारत के लोगों ने देखा है, अब उनको उनके ऊपर से यकीन उठ गया है। वो बोफोर्स के अपने किए हुए काले कृत्य को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं राफेल के सामने वो राफेल को बार बार लाके इस सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। कल भारत की रक्षा मंत्री ने जवाब दे दिया और लोगों ने देखा भी, मीडिया हाउसेस ने देखा, तमाम भारत के जनमानस तक उनका मैसेज चला गया है। अब हम चर्चा यहां पे कर रहे थे चुनाव को लेके, चुनाव पे चर्चा हो रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। आज आप देखिए, कल आपने अमेठी में देखा कि उनके आने वाली पीढ़ी के जो लोग हैं उनको वो सामने लेके आ जाते हैं। देखिए कहां, जब हम बार बार वंशवाद की बात करते हैं तो हमारे ऊपर सवाल उठाया जाता है, हम सवाल क्यों नहीं करें। कल आपने देखा कि कांग्रेस की नई पीढ़ी के जो 2 लोग थे उनको बाकायदा ट्रक, जहां पे जिस ट्रक पे राहुल गांधी थे, जिस ट्रक पे प्रियंका गांधी थी, उस ट्रक पे वो रेहान और मारिया वाड्रा भी उनके साथ थे। तो ये कांग्रेस का पूरा चरित्र है। कांग्रेस कभी किसी दूसरे को वो अपने दल में बढ़ने नहीं देगी। तमाम झूठे इस तरह के मुद्दों को वो लेके सामने रख रही है। कोई ऐसा मुद्दा सामने अभी तक चुनाव में नहीं देखने को मिला है भारत के लोगों को जिसमें कांग्रेस कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करने की कोशिश करती। कोई पूरा का पूरा जो मॉब है या पूरी जो लोग हैं भारत के, वो उनकी तरफ आए। क्योंकि उनसे सवाल पूछा जाता है, मैं जोड़ दूं, मैं उनसे सवाल पूछा जाता है। देखिए इन्हीं की दादी ने 1971 में जो पहला नारा दिया गरीबी हटाओ का, गरीबी नहीं हटी। उसके बाद राजीव गांधी साहब प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटी। अब राहुल गांधी साहब उसी गरीबी हटाने के नारे के चक्कर में जो 72,000 करोड़ का एक शगुफा छोड़ा है, वो अभी हमारे एक बहुत सीनियर हमारे पॉलिटिकल विश्लेषक उन्होंने बात रखी बहुत अच्छे तरीके से। आप बताइए कि जो हमारा बजट है पूरा भारत का कुल, वो आई थिंक 28 पॉइंट समथिंग भारत का बजट है। सारे राज्यों का अगर बजट आप मिला लें तो 60.60 लाख करोड़ के आसपास आता है। आप बताइए कि जो हमारे भारत की पूरा का पूरा सिस्टम है, जो भारत की सरकार चलती है, उसमें तमाम चीजें जो प्रावधान दिए गए हैं वो तमाम एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से पहले से कि कहां पे किस बजट को कहां लागू करना है, किस बजट के लिए क्या काम है, उनको एलोकेट किया गया। आप बताइए कि ये 72,000 का बोझ जो है वो कहां से लाएंगे, ये भारत के लोग पूछना चाहते हैं। देखिए इनके पास जब कोई चीज जवाब नहीं होता। यह आपको याद हो कि जब हमारे दिल्ली में, मैं इसलिए दिल्ली को जोड़ना चाहता हूं, एक नेता का उदय हुआ था जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ये आते थे, नेताओं के बारे में झूठ बोलते थे मीडिया के सामने और मीडिया उसको बहुत हाइप करती थी, लेकिन कभी उन्होंने उसका रीजन नहीं बताया, कभी उसका सोर्स नहीं बताया। आज के डेट में राहुल गांधी उसी पैटर्न पे चलते हैं। वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन उस झूठ का सोर्स नहीं बताते। ठीक है, अनिल दुरानी साहब, आज का युवा राष्ट्रवाद समझदार है, चालाक है। आप लोगों ने वंशवाद की जो हद कर रखी है उसका भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अवाम उसको भी देख रही है। आप अमेठी में फॉर्म भरने जाते हैं तो पूरा कुनबा साथ होता है। क्या मैसेज देना चाहती है कॉन्फ्रेंस को? वो पैमाना बना लिया है कि जो मोदी जी हैं बस वही देशभक्त हैं और जो मोदी जी के मानने वाले हैं वही देशभक्त हैं, बाकी देश में कोई देशभक्त बचा ही नहीं है। तो इस सोच का तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा कोई अजीब व गरीब सोच हो ही नहीं सकती। देश पहले भी था और देश ये हमेशा रहेगा। मोदी जी जैसे 10 लोग आएंगे और चले जाएंगे, किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं होता। तो ये जो कहा जा रहा है कि अब जहां तक परिवारवाद की, प्रधानमंत्री को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, उन्होंने तो कभी फैमिली चलाई नहीं, उसका निजी बातें नहीं चलाई उन्होंने। लेकिन ये कि सारे आप देखिए स्टेटों के अंदर, कौन सी स्टेट के अंदर किसी लीडर के लड़के या बेटियां या बहुएं इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं बीजेपी के अंदर। हर स्टेट के अंदर ये होता है। बीजेपी ने जो अपने लिए पे आगे आने वाली पीढ़ी को माला पहनाते हैं और लोगों को ये मैसेज देते हैं कि ये आपका युवराज आने वाले कांग्रेस के होंगे, तब ये पैमाना वंशवाद का पैमाना इसलिए नहीं हो सकता है कि जो लीडर है उनके लड़के फील्ड में काम करते हैं, मंडल से संघर्ष किया, जरा बताइए के बीच में महासचिव बनने के लिए कौन सा संघर्ष किया, जरा बताइए। ये लोग नहीं रहते, ये प्रियंका गांधी जी ने कौन सा संघर्ष किया सीधे महासचिव बनने के लिए? ये तो जाहिर है कि आपको उसको क्या ज्ञान होगा, पॉलिटिकल आदमी क्या रही वो, लेकिन सारे देश के अंदर से
प्रियंका जी कांग्रेस में कौन कौन से अनीस दुरानी साहब बताइए। 5 साल तक उनके पीछे लगे रहे, आप आइए सियासत के अंदर। मैं तो इन्हीं से सवाल पूछ, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। कौन से औहदे में के अंदर इमरान साहब जिला स्तर की अध्यक्ष रही, इमरान साहब कुछ नहीं, उसके बाद प्रदेश स्तर की कोई प्रवक्ता रही। मैं तो दुरानी साहब से पूछता हूँ कि 20 साल से आप हैं, 20 साल से आप हैं, आप बताइए कि मरकजी संगठन में आपको कोई ओहदा मिला क्यों नहीं? आपने इसलिए समझा गया ना योग्य, क्योंकि वो एक फैमिली से बिलोंग करती है। आप मुसलमानों के बीच में ज्यादा मकबूल रहे, आपको क्यों नहीं किसी पोस्ट पे रखा उन्होंने? आपको किसी ओहदे पर क्यों नहीं रखा संगठन के अंदर? चलिए इस पर हम और बहस करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे जनरल साहब एक बार मैं जरा बिहार की तरफ आना चाहूंगा। अंबिकानंद साहब जी, औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा आज यहां पर वोटिंग चल रही है। बिहार के सियासी गणित की अगर हम बात करें, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी साथ में लड़ रहे हैं, सामने अपोजिशन है। एक दौर दूसरा था, एक दौर जो बात कल हम लगातार कर रहे थे, हमारे साथ जेडीयू के लोग भी जुड़े हुए थे, वो कहते हैं कि नीतीश के चेहरे को देखकर लोग वोट करेंगे और कुछ भी नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार में गठबंधन वर्सेस गठबंधन है, इसको याद रखिए। नीतीश अकेले नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी भी अकेले नहीं लड़ रही है, एलजेपी भी नहीं लड़ रही है। इधर भी गठबंधन है और उधर भी गठबंधन है। लेकिन हाँ, बिहार के बारे में एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू ने मिलकर जिस तरह टिकट का वितरण किया है, वो जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की है, ब्रिलियंट मूव्स है। और इसीलिए आपके आने से पहले इस चैनल में मैं एक बात कर रहा था कि बिल्कुल बीजेपी का अब चरित्र बदला हुआ है। ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी नहीं है। आपको जानकर अजीब लगेगा कि ये ब्राह्मण बनिया की पार्टी 40 सीट बिहार में लड़ रही है, सिर्फ 2 ब्राह्मण को टिकट मिला है, सिर्फ और सिर्फ 2। बनिया भी यानी वैश्य सिर्फ 3 है। सबसे ज्यादा संख्या बैकवर्ड्स और अति पिछड़ों का है। और मैं समझता हूं कि बहुत खूबसूरत वहां पे इन लोगों ने भी गठबंधन बनाया है। उधर लालू जी का गठबंधन है और बहुत दिलचस्प मुकाबला है। पहले मैं सोच रहा था कि नीतीश जी जिस तरह से लालू को छोड़कर इधर आए, जिसको हराया उसके साथ मिल गए, छवि खराब हुई। तो छवि खराब हुई जरूर एक हद तक, लेकिन उसकी पूरी भरपाई इस जो मैं कहता हूं ब्रिलियंट सामाजिक समीकरण से पूरा किया है। कल मैंने ये सवाल किया था, जेडीयू के अब्बास साहब आए थे कि छवि बहुत खराब हुई है, कैसे उनका लोगों का सामना कर रहे होंगे, उन लोगों का सामना कर रहे होंगे जिन्होंने आपको जितवाया था, उनके खिलाफ जिनके साथ आज आप हैं। तो वो तब ये बात कर रहे थे कि लोग नीतीश का चेहरा, नीतीश का काम देकर वोट करेंगे, इसके अलावा हमको कोई फिक्र नहीं है। ऐसा है क्या? देखिए, मैंने कहा ना, करप्शन भी रहेगा वहाँ। देखिए, हाँ, मैं आ रहा हूँ सर जी। नीतीश जी के पिछले मुख्यमंत्रित्व काल में जितना खूबसूरत लॉ एंड ऑर्डर था, आज नहीं है। ये हर बिहार का आदमी जानता है। लेकिन एक तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, दूसरे नीतीश जी खुद बहुत बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के अखाड़े के। उन्होंने समीकरण ऐसा बना दिया है, और लालू है जेल में। लालू रहते तो शायद बहुत और बखूबी लड़ते, लेकिन लालू पिक्चर में बिल्कुल नहीं है। बच्चा उनका छोटा है, तो और इस समीकरण से मुकाबला करना काफी कठिनाई हो रही है दूसरे महागठबंधन को। बहुत 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 खूबसूरत ये सच्चाई है। राजवीर सिंह जी क्या कहेंगे? सर आ रहा हूँ बस आ रहा हूँ आप लोगों के पास में। राजवीर सिंह जी, बिहार की अगर हम बात करें तो नहीं, देखिए 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि जब हालांकि आज जेडीयू 4 जगह से नहीं है, जेडीयू जो है 2 जगह से है जेडीयू, और ये है रामविलास पासवान की पार्टी लड़ रही है। साहब के जो विश्लेषण है उससे ब्रॉडली एग्री करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ 2 बातें और ऐड करना चाहता हूँ। उन्होंने 2 गठबंधन की बात कही। एक गठबंधन और तरीके से ही बहुत मजबूत है, जैसे रामविलास पासवान, बीजेपी और जेडीयू तीनों ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं गठबंधन में। और जहां तक दूसरा गठबंधन है, दूसरा गठबंधन को अगर आप देखें तो कांग्रेस का वजूद बिहार में भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत कम हुआ है, नेग्लिजिबल प्रभाव
मैं कह सकता हूं। अब ये इतना कमजोर साथी अगर गठबंधन में होगा तो उस गठबंधन को आगे ले जाने में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे आज अगर आप देखें तो जो यूपी में किया है, यूपी में क्यों एसपी बीएसपी ने कांग्रेस को शामिल नहीं किया? उनकी नजर में यह है कि कांग्रेस भी यूपी के लिए इररिलेवेंट है, वो चुनाव में हमारे साथ आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सोच करके उन्होंने वहां से उनको हटा दिया। तो इसलिए गठबंधन होने का केवल ये गारंटी नहीं है कि गठबंधन हो गया तो कोई मुकाबला हो गया। पिछली बार भी यूपी में गठबंधन था दो पार्टियों का, जैसे आज एसपी बीएसपी का है, ऐसे पिछली बार असेंबली इलेक्शन में भी गठबंधन था कांग्रेस का और एसपी का, लेकिन उसके बावजूद भी क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमको ये चीजें एनालिसिस करनी होती हैं, जब नीतीश बाबू जेडीयू आरजेडी को छोड़ करके आए तो एक मुद्दा बना करके निकले थे, और मुद्दा बनाकर ये निकले थे कि अपने इस बेटे को कहो कि या तो ये रिजाइन करे या फिर मुश्किल होगा हमारे लिए करप्शन के उस पर फेस करना। उन्होंने माना नहीं, उन्होंने उस मुद्दे को बना करके वो छोड़ दी, और इस वजह से मैं ये नहीं कहता उनकी छवि खराब हुई, मैं कहता हूं उस समय उन्होंने उस छवि को गेन किया कि उन्होंने अच्छा एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया, और प्रिंसिपल स्टैंड लेकर के करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की वजह से वो वापस आ गए, और वापस आ गए, उनको बीजेपी का साथ मिल गया, सरकार उनकी चलती रही। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं करता, बहुत चीजों से एग्री करते हुए भी साहिब साहब के, कि जेडीयू के अलग होने पे नीतीश की कोई इमेज खराब हुई, क्योंकि उन्होंने मुद्दा ऐसा लिया था। बड़ी परीक्षा है, उन्होंने जो उस वक्त किया उसका फैसला आवाम इस वक्त करेगी। अगर उनसे नाराज होंगे, आवाम को उनकी अदा और ये अंदाज पसंद नहीं आया होगा तो लोग वोट करेंगे उस हिसाब से, और अगर खुश होंगे इस बात से तो उसका भी असर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये कहीं ना कहीं मुद्दा रहेगा। दुनानी साहब, ऐसा आरजेडी के साथ आप लोगों ने क्या बड़ा काम कर दिया, या क्या ऐसी बड़ी रणनीति बना दी जो आपको लगता है कि लोग बीजेपी और जेडीयू गठबंधन से इतर आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए वोट करेंगे? और क्या नीतीश कुमार से लोग वाकई नाराज हैं? देखिए, अब ये इसका कोई डेफिनेट जवाब तो अभी इस वक्त दिया नहीं जा सकता, लेकिन ये कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तभी इस चीज़ का पता चलेगा। जो अभी आप अभी फरमा रहे थे वही बात है कि लोगों ने पसंद किया होगा तो वोट देंगे, और पसंद नहीं किया होगा तो वोट नहीं देंगे इसके अंदर। लेकिन ये कांग्रेस को बहरहाल एक नेशनल पार्टी है, उसको इलेक्शन लड़ना था, और अलायंस हमारा पहले से भी रहा है, हमेशा पहले माजी के अंदर भी अलायंस रहा है इनके साथ हमारा। तो अभी भी हमको उस किसी ऐसी जमात से अलायंस करने के बजाय जो बीजेपी से अटैच हो, हमने ऐसी जमात के साथ अलायंस किया बिहार के अंदर जो पहले से हमारे साथ अलायंस में शरीक रही है किसी न किसी लिए। लेकिन कांग्रेस की हम हालत देखते हैं तो हम देखते हैं कि फिर है कहाँ कांग्रेस? देखिए, कहीं है, होना ना होना कोई मायने ऐसा नहीं रखता। तो कोई पार्टी, हर पार्टी के कुछ अच्छे दिन आते हैं, कुछ खराब लो प्रोफाइल भी हो जाता है कभी कभी। तो ये चल रहा है, इस वक्त लो चल रहा था तो लो चल रहा है, लेकिन ये ऊपर भी आएगा, इसमें कोई ऐसी हमें कोई चिंता नहीं है। 130 साल पुरानी हमारी पार्टी है। गाजियाबाद रुक करना चाहूंगा, गाजियाबाद से हमारे साथ शादाब सिद्दीकी जुड़ गए, हमारे रिपोर्टर। शादाब, क्या सिलसिला है, जरा बताइए, क्या सूरत हाल है, ताजा अपडेट? देखिए, ताज़ा सूरत हाल ये है कि यहाँ वोटिंग जो है वो लगातार जारी है, और लोगों के अंदर एक उत्साह है वोट करने के लिए। गाजियाबाद में मैंने देखा कि लोग सुबह 6:30 बजे के बाद ही घर से बाहर आ गए थे, और जो जहाँ से पर्चियां बनती हैं वहाँ पे भी लोग काफ़ी बड़ी तादाद में खड़े थे, और वोटर्स के अंदर एक वोटर वोट करना चाहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी को करे। मैं देखिए जिस बता पाएंगे, खड़ा हूँ, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि देखिए अभी परसेंटेज की जानकारी तो अभी जो फिलहाल अभी डेटा थोड़ी देर में जारी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ी देर पहले जो डेटा था वो 40% से ज्यादा का था। तो माना यह जा रहा है कि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो और अच्छा होगा। अभी पिछले 2 घंटे का डेटा नहीं आया है। देखिए, एक बात और है कि यहाँ जो 3 प्रत्याशी हैं जिनके बीच में ट्रायंगुलर फाइट मानी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी से वीके सिंह हैं, और सुरेश बंसल गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और डॉली शर्मा कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, और इन तीनों ही प्रत्याशियों ने पूरा दम इस विधानसभा क्षेत्र, इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में लगाया है। देखिए, सभी बड़ी पार्टियों के नेता भी यहाँ आए थे। योगी आदित्यनाथ भी 2-3 बार रैली करके गए, अखिलेश यादव आए थे, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता आए थे। तो आप कह सकते हैं कि सभी बड़े दलों ने यहाँ पूरी ताकत लगाई है अपने अपने कैंडिडेट को वोट दिलाने के लिए। अगर आप मुद्दों की बात करें तो यहाँ मैंने देखा कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, इसके नाम पर
पर भी वोट हो रहा है, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर भी लोग वोट कर रहे हैं। चूंकि ये इलाका दिल्ली से लगा हुआ है, दिल्ली से सटा हुआ है, तो यहाँ का मतदाता जागरूक है, पढ़ा लिखा है, फेसबुक व्हाट्सएप देखता है, तो वो सारी चीजों को शहरी इलाके में फिर अगर 40% वोटिंग अभी थोड़ी देर पहले तक होती है, तो फिर हम कैसे इसको देखें? जागरूकता अगर इतनी ज्यादा है तो वोटर्स कम निकल रहा है, इसको कैसे समझे फिर? और शादाब भाई, ये कितने बजे तक का फिगर है? 40%। देखिए जो मैंने आपको डेटा बताया, ये 2 घंटे मतलब 3 बजे तक, ये 2 घंटे पहले का डेटा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये परसेंटेज ये परसेंटेज अभी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और माना ये जा रहा है कि अच्छी वोटिंग यहाँ हो रही है। देखिए दूसरी बात ये है कि एक बात ये भी समझना होगा कि गाजियाबाद अभी नई सीट है और यहाँ पे सिर्फ 3 चुनाव है। ये परिसीमन के बाद जब बनी थी तो यहाँ पहली बार राजनाथ सिंह चुनाव जीते थे। राजनाथ सिंह ने हालांकि बाद में अपनी सीट बदल ली। पिछली बार वीके सिंह आ गए, वो चुनाव यहाँ भारी मतों के अंतर से जीते थे। इस बार फिर वो मैदान में है। तो आप कह सकते हैं कि ये नई सीट है, चूंकि परिसीमन के बाद बनी है, लेकिन यहाँ के जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे के साथ साथ जो रीजनल इश्यूज हैं वो भी हावी हैं। जो ट्रायंगुलर फाइट है, तीनों दलों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है और अब वोटर अब फैसला कर रहा है कि वो किसको वोट देगा और किसको वोट उसको नहीं देना है। हालांकि एक बात मैं आपको और बताऊं कि यहाँ जो सीनियर सिटीजन है वो, शादाब भाई, कांग्रेस की कैंडिडेट डॉली शर्मा, जी। आपका मानना है कि मजबूती से लड़ रही हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर वो मजबूती से लड़ रही हैं तो गाजियाबाद उन कम सीटों में होगा जहां भाजपा को नुकसान होगा कांग्रेस के मजबूती से लड़ने से, महागठबंधन को नहीं। अगर वो मजबूती से लड़ रही हैं तो नहीं। देखिए कांग्रेस को ही नहीं, देखिए मैंने कहा कि ट्रायंगुलर फाइट है। डॉली शर्मा भी अच्छी लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि डॉली शर्मा ने कोई एफर्ट नहीं लिया है। उनके लिए प्रचार करने कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता गाजियाबाद आए थे। इसके अलावा जो है, देखिए यहाँ की अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ मिली जुली आबादी है। एक बड़ी आबादी जाटों की है, 25% आबादी मुस्लिम की है, वैश्य समुदाय यहाँ काफी बड़ी तादाद में है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने एक वैश्य कम्युनिटी के आदमी को टिकट दिया है। वीके सिंह पर बीजेपी ने दांव लगाया है, चूंकि वो पिछली बार चुनाव जीते थे। तो जहां तक डॉली शर्मा की बात है तो आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि वो मजबूती से नहीं लड़ी। डॉली शर्मा भी अच्छा चुनाव लड़ी हैं। ये जरूर है कि वो कम से कम जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन लड़ी जरूर है वो। अच्छा, शहरी क्षेत्र में जो वोटिंग हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें कुछ फर्क नजर आता है वोटिंग परसेंटेज में? देखिए मुझे लगता है कि जो शहर का वोटर है वो निकला है अपने घर से। जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में गए वहां पे भी वोटिंग हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि इस बार ये दिख रहा है, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कैंपेन चलाया कि लोग घरों से निकले वोट करें, तो उन्होंने लोग घरों से निकले। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी एफर्ट लिया है। लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर हैं वो लोगों के घरों तक पहुंचे हैं, उनको पर्ची देकर आए हैं। इसके अलावा एक चीज और मैंने महसूस की कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत क्रेज है। लोग इसलिए भी वोट डालने आए हैं कि वो वोट डालते हैं, फिर अपना फेसबुक पे अपलोड करते हैं, अपने दोस्तों को दिखाते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड दिखा है कि जो यूथ है, जो सीनियर लोग भी हैं, उनके अंदर एक सोशल मीडिया का असर दिखा है। जानना चाह रहा था आपसे कि हमारे गाजियाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर की अर्बनाइज ज्यादा है, रूरल कम है। इस संबंध में आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपके यहाँ का रूरल कितना वोटिंग पड़ रहा है? आपके यहाँ पर अर्बन ज्यादा है, ये ख्याल रखिएगा। गौतम बुद्ध नगर में रूरल ज्यादा है और गाजियाबाद में अर्बनाइज ज्यादा है। अंदर आ जाओ। तो मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि वहां पर रूरल की क्या पोजीशन है? यदि कम तो है, पर उसके अंदर टर्नआउट कितना है? देखिए रूरल के अंदर भी टर्नआउट अच्छा है, उसमें कम नहीं है। रूरल जो वोटर है वो भी निकला है, वो भी वोट देकर आया है। देखिए बड़ी बात यह है कि जो तीनों पार्टीज थी, चाहे वो बीजेपी हो, गठबंधन हो, कांग्रेस हो, इन तीनों ने सघन प्रचार अभियान चलाया है। और जो आजकल जो सोशल मीडिया का असर है वो भी यहाँ दिखाई देता है। लोगों ने फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाया है। तो हर इंसान की एक ओपिनियन है। मैंने देखा कि एक वो ओपिनियन के साथ चल रहा है, वो चाहे बीजेपी को वोट दे, गठबंधन को वोट दे, लेकिन वो वोट देना चाहता है।
ये ललक मैंने यहाँ देखी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। शादाब सिद्दीकी, आप बने रहिए वहां पर, लगातार इस वक्त वोटिंग जारी है। लेकिन गाजियाबाद जैसे शहरी क्षेत्र से, दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र से अभी अगर हम 1 बजे तक की भी बात करते हैं या उसके बाद की बात करते हैं, 40% तक लोगों का निकलना भी चिंता का विषय है। और ये चिंता किस पार्टी को करनी चाहिए, इस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौट कर आ रहे हैं। आप देखते रहिए जी सलाम की ये खास पेशकश। 20 राज्यों की 91 सीटों पर इस वक्त वोटर्स अपने हक राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूं इमरान खान आपके साथ और जी सलाम पर आप इस वक्त हमारी स्पेशल कवरेज देख रहे हैं। इस वक्त हिंदुस्तान के और बैरून मुल्कों के जो हमारे नए नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हैं जी सलाम इंटरनेशनल के जरिए, उन तमाम लोगों का खैर मकदम है। हम बात करें, लगातार सुबह से हम नजर बनाए हुए हैं वोटिंग में क्या कुछ हो रहा है, बयार किस तरफ बहती दिख रही है, उस पर भी हम हल्की फुल्की बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हम आपको पल पल की खबर भी हम देते चल रहे हैं। कहां ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, कहां कतारें लंबी हैं, किस तरह से वोटिंग का परसेंट बढ़ रहा है, तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। बच्चे, बूढ़े, बच्चों की तो हम बात नहीं करेंगे, बच्चों का भी वक्त है, लेकिन बुजुर्ग और खासतौर से नौजवान बड़ी तादाद में वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। खासतौर से 91 सीटों पर पहले चरण की, पहले दौर की, पहले मरहले की वोटिंग जारी। मेरे साथ बहुत खास पैनल है, आइए मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त सैयद यासिर जिलानी साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, बहुत एग्रेसिव अंदाज में अपनी पार्टी का मौकिफ रखते हैं। मेरे साथ एसके मुखर्जी साहब हैं, आरएलडी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से अजीत सिंह साहब की किस्मत दांव पर लगी हुई है, उनके कुनबे का कहीं ना कहीं वकार दांव पर लगा हुआ है। और जब ऐसे मौके पर, जबकि पिछली बार मोदी लहर में सब साफ हो गए थे, अपनी जगह बनाना और जाट वोटों पर अपना होल्ड कायम करना